नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेक बाउंस के केस का कंप्लीट प्रोसीजर, यानी कि चेक बाउंस होने से लेकर आखिर में कितनी उस केस में पेनल्टी लगती है, कितनी उसमें पनिशमेंट होती है, वो सारे का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे केस शुरू होता है और कैसे केस खत्म हो। तो उसमें जनरली क्या होता है कि जब सामने वाली पार्टी आपको चेक देती है तो आपका चेक बाउंस होता है। तो जब आपका चेक बाउंस होता है तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं चेक का डिसओनर होना, यानी कि अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है तो उसे हम चेक का डिसओनर होना बोलते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है चेक का डिसओनर होना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, अब देखिए आपने चेक जो है वो बैंक में लगाया, वहां से आपको एक रिटर्न मेमो मिलती है। जो रिटर्न मेमो होती है उसमें जनरली जो रीजन होता है कि किस वजह से आपका चेक जो है वो बाउंस हुआ है, वो रीजन उस मेमो में बताया जाता है। और ये जो मेमो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए डॉक्यूमेंट इस सिचुएशन में होता है, और इस डॉक्यूमेंट का आपको संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही आपका चेक डिसऑनर हुआ, आपने सामने वाली पार्टी के सामने एक डिमांड रखी। ये डिमांड आप कैसे रखेंगे? ये डिमांड आप रखेंगे एक लीगल नोटिस के साथ। और ये लीगल नोटिस कौन देगा? कोई भी आप किसी भी अच्छे लॉयर से जाके मिल सकते हैं, और वही पर्सन जो है वो एक लीगल नोटिस जो है वो सामने वाले पार्टी को इश्यू करेंगे। अब जो ये लीगल नोटिस है ये आपको कितने टाइम में इश्यू करना है? तो मान लीजिए जो आपका चेक है वो इश्यू जो डिसऑनर हुआ है वो हुआ है 01 एक जनवरी से आप मान के चलिए कि आपका जो चेक है वो 1 जनवरी को डिसऑनर हुआ है। तो अब यहाँ से आपके पास पूरे 30 दिन का जो टाइम है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप जो लीगल नोटिस है वो आप सामने वाली पार्टी को यहाँ पे 30 दिन के अंदर भेज देंगे। अब जो ये 30 दिन के अंदर आप नोटिस जो आप सामने वाली पार्टी को भेज रहे हैं, इसमें आपके कंटेंट्स क्या होंगे? इसमें आपको सारा स्टार्टिंग से लेके कि किस दिन आपने जो पेमेंट है वो सामने वाली पार्टी को दी थी, उसके बाद कितने दिन का उसने आपसे जो टाइम है वो लिया था कि वो कब तक आपकी पेमेंट दे देगा। उसके बाद फिर आता है कि उन्होंने पेमेंट अगर नहीं करी है तो उन्होंने उसके बदले आपको जो वो चेक है पेमेंट के लिए दिया है कि आप इसको चेक को बैंक में लगाइए और आप अपनी पेमेंट ले लीजिए। कितने दिन का टाइम था, क्या कंडीशन थी, क्या टर्म्स थी, सब कुछ आपको इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और एक बात का आपको इसमें खास ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका जो नोटिस ड्राफ्ट हो रहा है उसमें जो भी डिटेल्स आप डालते हैं वो एकदम से जेन्युइन हो, बिल्कुल भी फॉल्स ना हो, और अच्छे तरीके से आपका जो नोटिस है वो ड्राफ्ट किया गया हो। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने लेके आऊंगा कि जब कभी भी आप कोई भी पैसे से रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड कोई भी आप केस फाइल करते हैं, चाहे वो रिकवरी का सूट है या फिर वो चेक बाउंस का है, तो उसका जो टाइम है, वो जो आपका अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट है वो टाइम बार्ड डेट ना हो। अब ये टाइम बार डेट क्या है इसको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बेसिक सी बातें हैं जिनका आपको एक चेक बाउंस के नोटिस के टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपके जो वकील साहब हैं वो अपनी तरफ से भी इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन आप भी कुछ अपने पॉइंट्स जो हैं वो उनके सामने रख सकते हैं कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो आपकी जो डिमांड होगी पैसों की वो आपकी होगी एक लीगल नोटिस के साथ। अब इसके बाद आगे की क्या प्रोसीजर है? जैसे ही आप लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजते हैं तो उस पे या तो जो पर्सन है डिमांड के बाद आपकी पेमेंट जो है वो आपको कर देगा। अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करेगा तो वो यहाँ पे आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके बाद आपकी जो चेक बाउंस के केस की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होंगी। ये प्रोसीडिंग्स अब कैसे स्टार्ट होंगी? तो ये आपकी जो प्रोसीडिंग्स है ये स्टार्ट होती हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप जो आपकी चेक बाउंस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप इनिशिएट करते हैं। अब अगर पर्सन आपकी जो पेमेंट है वो कर ही देता है तो फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स का यहाँ पे कोई भी जो है वो औचित्य नहीं बचता है। और अगर आपकी यहाँ पे पेमेंट नहीं करता है डस नोट पे, तो फिर आप जो सेक्शन 138 जो मैंने आपको बताया है इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आप यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे।
तो अब इसकी प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, तो देखिए आपने जो एक नोटिस दिया है वो आपने यहाँ पे 30 दिन का जो नोटिस है वो सामने वाली पार्टी को दे दिया है। अब नोटिस दे दिया है तो उस नोटिस में आप सामने वाली पार्टी को जो टाइम है वो देंगे आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का। 15 दिन का टाइम जो है वो नोटिस में सामने वाली पार्टी को दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर दें। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दो सिचुएशन होंगी, या तो आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी या फिर पेमेंट नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर पेमेंट ना होगी तो उस सिचुएशन में हमारा क्या प्रोसीजर होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब जो पर्सन है उसने आपकी कोई भी पेमेंट नहीं की है, तो अब यहाँ से हमारे पास जो टाइम है वो टाइम है 30 डेज के अंदर हमें कोर्ट में कंप्लेंट जो है वो फाइल करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो केस है वो यहाँ से खत्म है। तो टाइम पीरियड्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मेमो के 30 दिन के अंदर नोटिस, नोटिस के बाद 15 दिन का टाइम, और उसके बाद 30 दिन के अंदर जो आपकी कंप्लेंट है वो जो कोर्ट में फाइल होगी। अब देखिए अब इसके बाद जो हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो जैसे ही आपकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा कि या तो जैसे ही आपने मान लीजिए कि जो कंप्लेंट है वो आपने यहाँ पे फाइल कर दी है, उसके बाद अब या तो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अक्यूज्ड पर्सन आपके सामने यहाँ पे कोर्ट के सामने जो अक्यूज्ड है वो प्रेजेंट हो जाएगा, या फिर जो अक्यूज्ड पर्सन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब अगर अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और अगर अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए यहाँ से आप आपकी तरफ से जो है नोटिस जो सामने वाली पार्टी को इश्यू करवाते हैं, समझ जाते हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन जो अक्यूज्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद यहाँ से फिर कोर्ट उनके नाम पे पहले बेलेबल वारंट इशू करता है, और उसके बाद भी अगर वो पेश नहीं हुआ तो नॉन बेलेबल वारंट जो है वो अक्यूज्ड के इश्यू होते हैं। और इसके बाद जो लास्ट रेमेडी होती है वो होती है अक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना, यानी कि जिसे हम आम भाषा में पीओ बोलते हैं, या फिर हम इसे भगोड़ा भी बोल सकते हैं। तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसमें इनिशिएट होंगे, और जिस दिन भी उस पर्सन को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा उसी के बाद से जो प्रोसीडिंग है वो सेम प्रोसीडिंग जो कि अक्यूज्ड के प्रेजेंट होने पे इनिशिएट होंगी, वो सेम प्रोसीडिंग इसके बाद यहाँ पे इनिशिएट हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। तो जो यहाँ पे मान लीजिए कि अब आपके सामने कंप्लेंट फाइल हुई है और उसके बाद जो अक्यूज पर्सन है वो अगर कोर्ट में पेश हो गया है, अब जैसे ही अक्यूज पर्सन कोर्ट में पेश होगा तो उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो अक्यूज पर्सन है वो प्रेजेंट है, तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा। तो अब इसके अगेंस्ट जो प्रोसीजर है वो पूरा हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो सबसे पहले हैं आपके प्रीलिमिनरी एविडेंस जो है वो होगा, और उसके बाद फिर आपका जैसे ही अक्यूज्ड यहाँ पे आया है, अक्यूज्ड के आने के बाद एविडेंस जो यहाँ पे हैं वो स्टार्ट होंगे। तो आपके पास जो भी विटनेसेस हैं उन सबको एग्जामिन किया जाएगा। अब वो विटनेसेस कौन कौन हो सकते हैं, वो जो है वो बैंक क्लर्क हो सकते हैं, या फिर जिस भी एडवोकेट ने जो आपका नोटिस दिया था वो वकील साहब भी हो सकते हैं, या फिर जिस किसी भी पर्सन के सामने मान लीजिए आपने आपकी जो कंप्लेंट है उसमें मेंशन किया है कि मैंने फलाने पर्सन के सामने जो अपनी पेमेंट है वो दूसरे पर्सन को दी थी, तो वो जो कंसर्न पर्सन है जिसके सामने पेमेंट हुई है वो पर्सन भी आपका यहाँ पे विटनेस हो सकता है। और अगर आप किसी और पर्सन को भी एज ए विटनेस यहाँ पे लेके आना चाहें तो आप उनको एज ए विटनेस यहाँ पे
लेके आएंगे और जो सामने वाली पार्टी यानी कि जो अक्यूज्ड है वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पे करेंगे। अब जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो फिर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे भी अपने एविडेंस कोर्ट में पेश करने का चांस जो है वो मिलेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे होगी सेक्शन 313 सीआरपीसी की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। सेक्शन 313 सीआरपीसी क्या है, उसके रिलेटेड जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आप उसे जाके यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप वैसे भी इसको सर्च करेंगे तो आपको वो पूरी जो वीडियो है वो आपको मेरे इस पेज पे जरूर मिलेगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं कि सेक्शन 313 का प्रोसीजर आखिर है क्या और वो कैसे चलता है और क्या उसमें बातें होती हैं और कैसे वो प्रोसीजर कंडक्ट होता है। अब इसके बाद जैसे ही आपका जो एविडेंस है दोनों पार्टीज का कंक्लूड होगा उसके बाद फिर जो केस है वो जाएगा 313 और 313 के बाद जो केस आएगा वो आएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट पे। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। अब देखिए जो मेन बात है वो यहाँ पे ये है कि कोर्ट कितनी इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है और कितनी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू एनआई एक्ट कोर्ट यहाँ पे मैक्सिमम 2 साल की जो पनिशमेंट है वो दे सकता है, 2 साल के लिए पर्सन को जेल में भेज सकता है और प्लस में 2 गुना 2 टाइम्स यानी कि मान लीजिए आपका चेक 1 लाख का है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का जो फाइन है वो यहाँ पे इंपोज किया जा सकता है, इससे ज्यादा जो फाइन है वो इंपोज नहीं किया जा सकता। और इन केस जो केस है वो आपके अगेंस्ट में गया है तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडीज होंगी, आप जो है इस केस में अपील फाइल कर सकते हैं और सेम रेमेडी अक्यूज्ड के पास भी अवेलेबल है। अक्यूज्ड पर्सन भी जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं और आगे जाके अपने केस को आगे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये है इस केस का पूरे का पूरा प्रोसीजर और अपील जो है वो हमारी फाइल होती है ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। तो ये था सारे का सारा इस केस का एक कंप्लीट प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और ऐसे ही जो प्रोसीजर है वो सारे का सारा चेक बाउंस के केस में चलता है। अब देखिए मैं आपको ब्रीफ में अगर दोबारा से इसका जो पूरा प्रोसीजर है अगर वो मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे समझाऊं तो वो मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कैसे क्या चलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, चेक आएगा, चेक जो है वो डिसओनर होगा, डिसओनर के बाद उसके साथ आपको एक मेमो मिलेगी, मेमो के बाद आप विद इन 30 डेज आप लीगल नोटिस जो है वो सामने वाली पार्टी को इशू करेंगे। उसके बाद आप 15 दिन का टाइम जो है उसमें दे देंगे। अब यहाँ पे या तो आपको पेमेंट मिलेगी या फिर पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर पेमेंट मिलती है तो प्रोसीजर यहीं पे खत्म है, पेमेंट नहीं मिलती है तो उसके बाद विद इन 30 डेज कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 आप कंप्लेंट डाल देंगे। कंप्लेंट के बाद अक्यूज्ड प्रेजेंट होगा या फिर अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस सिनारियो में क्या होगा, पहले उसके वारंट होंगे जो कि बेलेबल होंगे, उसके बाद उसके एनबीडब्ल्यू होंगे और उसके बाद उसे पीओ जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर से जो प्रेजेंट है वो प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब जैसे ही मान लीजिए अक्यूज प्रेजेंट है, प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पे वो बेल लेगा, बेल लेने के बाद जो है यहाँ पे केस में चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो आगे फर्दर इसमें एविडेंस स्टार्ट होंगे, जिसमें एविडेंस में सबसे पहले होंगे कंप्लेनेंट एविडेंस, तो फिर उनके ऊपर होगा क्रॉस, उसके बाद आएंगे डिफेंस के एविडेंस, फिर होगा क्रॉस,
और उसके बाद होगा 313 CRPC। उसके बाद यहाँ पे होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट और उसके बाद आएगी जजमेंट। जजमेंट में क्या होगा, या तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा या फिर उसे पनिश कर दिया जाएगा। पनिश कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर प्लस 2 इंटू फाइन। 2 इंटू फाइन का मतलब है डबल फाइन। उसके बाद जो भी पर्सन के फेवर में आएगा या फिर जिस भी पर्सन के आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, यानी कि वो पर्सन जो है वो अपील में जा सकता है। और अपील कहाँ जाएगी, सेशन कोर्ट में। तो ये है आपका चेक बाउंस का कंप्लीट प्रोसीजर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके आपका खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी किसी भी बात पे कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।